ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज सरफेस। अगर समझो अपने पास एक बड़ा सा, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, अगर एक छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और उसके सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज है दैट Q1 एंड Q2, तो फर्स्ट चार्ज सेकंड को फोर्स करता है और सेकंड चार्ज फर्स्ट को फोर्स करता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट सेकंड को फोर्स करेगा और सेकंड फर्स्ट को फोर्स करता है। यही हमारा नॉर्मल प्रॉपर्टी रहती है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इन पे जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब अगर सेकंड चार्ज है ही नहीं, सपोज ये चार्ज नहीं, केवल एक ही सिंगल चार्ज है, तो ये खुद को नहीं फोर्स करने वाला है, क्लियर, बिकॉज हम अपने आप को खुद से नहीं फोर्स करते, हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स किसी और का एक्ट करता है। अपने से कोई अपने आप को फोर्स करता है क्या? तुम लोग अपने आप से पढ़ाई करते हो या टीचर फोर्स करता है तब पढ़ाई करते हो? टीचर फोर्स करेगा तब पढ़ाई करोगे ना, खुद से तो खुद से आत्मा नहीं जागती ना कि हाँ नहीं नहीं मैं अपने आप से अपने आप को एक थप्पड़ मारा और नहीं पढ़ाई किया, नहीं, अपने आप से थप्पड़ नहीं मारोगे, जब टीचर एक थप्पड़ मारेगा तब पढ़ाई करोगे, ठीक है। सो कोई भी चार्ज बॉडी अपने आप को खुद से नहीं फोर्स करता। अब जरा इसको देखो, इसको मैं बड़ा सा चार्ज लेता हूँ, Q1, इट इज अ चार्ज सरफेस, मैंने एक बड़ा सा चार्ज स्फीयर ले लिया, या सपोज करो एक हमारा बड़ा सा स्फीयर है। इस केस में क्या होता है, अब यहाँ इस केस में एक बड़ा सा स्फीयर है, या सपोज करो कोई इरेगुलर चार्ज सरफेस है, जैसे मान लो ऐसा, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज सरफेस। जब एक चार्ज सरफेस खुद को फोर्स करने लगे, यहां पे मान लो मेरे पास एक बड़ा सा चार्ज है दिस वे, एक मैंने ऐसा बड़ा सा चार्ज लिया हुआ है, एक ही सिंगल चार्ज है, दूसरा कोई चार्ज नहीं है, एंड सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, चारों तरफ इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसमें अगर एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट मैं अज्यूम करता हूं, दैट स्मॉल सेगमेंट इज ऑफ एरिया ds, तो इस स्मॉल सेगमेंट का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एंड दिस स्मॉल सेगमेंट इज फोर्स्ड बाय द रिमेनिंग एरिया। अभी बड़ा सा चार्ज सरफेस हो गया, एक बड़ा सा सरफेस है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, दैट स्मॉल सेगमेंट आई हैव अज्यूम इन दिस चार्ज बॉडी, एंड दैट स्मॉल सेगमेंट इज फोर्स्ड बाय द रिमेनिंग चार्ज एरिया, जो उसके बगल में सारे पॉजिटिव सरफेस हैं। इसके बगल में जो हमारा रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज इस पे भी एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस। नॉर्मली है तो क्या एक ही चार्ज, लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। मान लो एक रूम है, ठीक है, इस रूम पे ऐसे डोर है, यहाँ पे एक विंडो है, अब सपोज करो ये मेटेलिक रूम है, मेटेलिक रूम पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ इस रूम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो विंडो एक छोटा सा है, अगर मैं वो विंडो भी मेटल का लगा हुआ है, तो अगर मैं उस विंडो को ऑब्जर्व करता हूँ, तो इस विंडो को ये क्या करेंगे, जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो उसको रिपेल करने लगेंगी। वैसे वो विंडो जो लगा है ना, वो रूम का ही पार्ट है, घर का ही पार्ट है, बट स्टिल दिस विंडो, दैट स्मॉल सेगमेंट ऑफ द चार्ज इज रिपेल्ड बाय द रिमेनिंग फेसेस। इधर की दीवार छत इसको फोर्स करेगी, बिकॉज छत पे पॉजिटिव चार्ज है, विंडो पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाली दीवार, सामने वाली वॉल भी उसको फोर्स करेगी, ये वॉल भी इसको, ये जो हमारा फ्लोर है वो भी इसको फोर्स करेगा। तो चार्ज सरफेस जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो अपने आप को ही रिपेल करने लगता है। इसमें एक स्मॉल सेगमेंट, अब अगर मैं इस विंडो पे फोर्स निकालूंगा तो इसको सब लोग क्या करेंगे, हर एक साइड का जो दीवार है वो उसको फोर्स करेगी। तुम अगर इस फ्लोर को ऑब्जर्व करोगे, चलो विंडो को भूल जाओ, इस फ्लोर की बात करो, तो ऐसा नहीं कि विंडो के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, अगर ये फ्लोर लेंगे तो ये फ्लोर को विंडो भी रिपेल करेगा, ये साइड वाला दीवार रिपेल करेगा, ये फ्लोर रिपेल करेगा, मतलब दिस फ्लोर इज रिपेल्ड बाय ऑल द रिमेनिंग एरिया। तो कोई भी अगर एक रूम हम लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस पर पूरा चार्ज है, तो उसमें अगर तुम डोर को एज्यूम करो, छोटा सा सेगमेंट हो, तो दैट डोर इज फोर्स्ड बाय द रिमेनिंग फेसेस ऑफ द रूम। इफ यू आर टेकिंग अ विंडो, तो विंडो इज फोर्स्ड बाय रिमेनिंग फेसेस ऑफ द रूम। इफ यू आर टेकिंग, तुम फ्लोर की बात करोगे तो दैट फ्लोर इज फोर्स्ड बाय द रिमेनिंग फेसेस। तो सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द फेसेस, ऑल द एरिया, ऑल द फेसेस आर ऑफ सेम नेचर ऑफ द चार्जेस। तो जब चार्ज बहुत छोटा होता है, पॉइंट चार्ज होता है ना, तो अपने आप को रिपेल नहीं करता, लेकिन अगर एक बड़ा सा चार्ज सरफेस है, देन इट इज गोइंग टू रिपेल इटसेल्फ, वो खुद को ही रिपेल करने लगता है, क्लियर। तो जैसे हम अपने आप को रिपेल नहीं करते ना, हम अपने आप पे कोई फोर्स नहीं लगाते, या मान लो ये हमारा पूरा भारत देश है, ठीक है, भारत देश ऐसा नहीं है, कैसा है, इस टाइप से है ना, तो चलो मैं मैप नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो अब उसके में क्या होता है कि यहाँ पे कोई मुंबई है, यहाँ पे यूपी वाले हैं, तो यूपी वाले मुंबई में आके रहते हैं,
तो हम लोग सब लोग क्या इंडियंस ही है ना, लेकिन फिर भी यूपी वालों को कौन रिपेल करता है? मुंबई वाले, कि वो लोग आ गए, ये लोग भर गए, लेकिन है वो कहाँ के? सब एक ही देश के हैं ना, ठीक है। तो जो यूपी वाले मुंबई में रहते हैं वो उनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जबकि है तो एक ही पार्ट के, पूरा कंट्री हमारा एक ही है, तो हमको आपस में तो नहीं फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे को फोर्स करते हैं। सो ये यहाँ पे आएंगे तो उसको फोर्स करेंगे, साउथ में जाएंगे यूपी वाले तो वहां पे भी उनको फोर्स करेंगे। मानसी है कि नहीं है? ठीक है। तो साउथ में अगर कोई जाता है, अगर बैंगलोर में कोई जाएगा यूपी से, तो वो यूपी वाला भी इंडियन है, बैंगलोर वाला भी इंडियन है, लेकिन फिर भी बैंगलोर वाला बोलेगा यूपी वाला आ गया यहाँ पे, तो हम में आपस में क्या है? एक रिपल्शन हो जाता है। तो अगर चार सब, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतना बड़ा सा देश है ना, अगर एक ही फैमिली होती है तो उसमें एक छोटा सा देश होता है, छोटा सा फैमिली होता है तो नहीं रिपल करता, लेकिन बड़ा देश होने की वजह से क्या होता है? इधर का आदमी इधर आएगा तो उसको रिपल करेगा, इधर वाला इधर जाएगा तो उसको रिपल करता है। तो चार सर्फेस बहुत बड़ा होता है तो एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, आपस में खुद में एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाता है। So that force we are going to find. That is what electrostatic force acting on a charged surface. जब चार्ज बॉडी, बड़ी सी चार्ज सरफेस अपने आप को रिपेल कर रहा है। तो if you are finding force on this small segment, मैंने यहाँ पे एक small segment चूज किया। So this small segment is forced by the remaining charge. ये जो remaining charges हैं, the remaining charge is going to force this small segment. हाँ बोलो क्या डाउट है? चार्ज ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स करेगा। चार्ज है इसीलिए तो फोर्स हो रहा है ना, इस पे चार्ज है और ये भी है, तो ये चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? टूट सकता है। अच्छा ऐसा नहीं, वो मेटेलिक सरफेस है, थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, ये इतना भी ज्यादा फोर्स नहीं ताकि उसको ऐसा थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, बट ऐसा फट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। क्लियर? बहुत इनफाइनाइट चार्ज कर दोगे तो बात दूसरी, लेकिन यहाँ पे क्या है? बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन आता है, थोड़ा सा खिसक के आगे आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर एक स्मॉल सेगमेंट एज्यूम करोगे तो रिमेनिंग चार्ज उसको भी फोर्स करेंगे, सब एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कि यही बेचारा फोर्स हो रहा है। अगर तुम यही टुकड़ा यहाँ पे लोगे ना, मतलब यूपी वाले को मुंबई वाले फोर्स करें तो मुंबई वाले यूपी जाएंगे तो वो भी फोर्स करेंगे ना, साउथ में जाएंगे तो वो भी फोर्स करेंगे, तो ऐसा आ जाता है नेचर। लेकिन है ये सब एक ही चार्ज सरफेस, अलग अलग नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे ये अलग चार्ज है वो अलग, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिंगल चार्ज सरफेस। ये एक सिंगल चार्ज सरफेस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। तो इफ यू आर फाइंडिंग फोर्स ऑन दिस स्मॉल सेगमेंट, दिस स्मॉल सेगमेंट इज व्हाट फोर्स बिकॉज ऑफ रिमेनिंग चार्ज, ये सब उसको मिलकर रिपेल करेंगे, ये सब जितने भी रिमेनिंग चार्ज हैं। सो दैट फोर्स वी हैव टू फाइंड, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट। अब सोचो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट? चार्ज ऑफ दैट स्मॉल सेगमेंट ds। ये जो छोटा सा एरिया है इस पे कितना चार्ज है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हम उस बॉडी का लेते हैं और फील्ड सराउंडिंग का लेते हैं, एक्सटर्नल फील्ड लेते हैं। तो ये छोटे से चार्ज के लिए इसी का ये अपना ये जो रिमेनिंग चार्ज है ना, उसका रिमेनिंग चार्ज का जो फील्ड होता है दैट एक्ट्स एज एन एक्सटर्नल फील्ड। तो चार्ज हम इस स्मॉल सेगमेंट का लेंगे मल्टीप्लाइड बाय फील्ड ऑफ रिमेनिंग एरिया, फील्ड ऑफ remaining surface. So this is what the force acting on that small segment. तो अब F is equal to charge of this small segment. तो एक पॉइंट पे सिग्मा है एंड द टू स्मॉल सेगमेंट का एरिया ds है, सिग्मा इनटू ds इनटू फील्ड इज व्हाट? E2 मैं ले रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यू हैव टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस रिमेनिंग एरिया। अब रिमेनिंग एरिया का फील्ड कितना पहले वो अपने को निकालना होगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं इसका जो बचा हुआ एरिया उसका कितना फील्ड होता है। हम कैसे निकालेंगे? इट इज अ मेटालिक सरफेस। सो मेटल के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटल। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लो कोई मेटल प्लेट है, उसको चार्ज देते हो ना तो चार्ज सरफेस पे ही रहता है, अंदर चार्ज नहीं जाता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो। इनसाइड अ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो होता है? बिकॉज इनसाइड अ मेटल फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब उन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तुम फोर्स करना चाहोगे, इफ यू आर ट्राइंग टू फोर्स दोस फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने पोजीशन को बदल देते हैं और वो हमारे फील्ड को क्या कर देते हैं? कैंसिल, बिकॉज वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम किसी भी अगर मान लो कोई आजाद आदमी है, कोई फ्री मैन है, उसको हम फोर्स करेंगे तो वो हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा ना। लेकिन जो बेचारा बंधक है उसको तो मान लो कोई रोड पे आदमी चल रहा है, ठीक है, और गब्बर सिंह जाके उसको एक थप्पड़ मार दिया, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे गया और एक आदमी वहां पे खड़ा था ट्रेन के लिए, उसको एक थप्पड़ मार दिया। क्या वो आदमी बर्दाश्त करेगा? क्या वो भी तुरंत रिएक्ट कर देगा? बिकॉज वो आदमी जो है वो फ्री आदमी है, तो फ्री आदमी को हम फोर्स करेंगे तो वो भी हमको रिएक्ट करता है। तो जब यहाँ पे मेटल को हम फोर्स करना चाहते हैं, मेटल के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं
और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं because positive charges inside that metal, positive charges are forced in the direction of field and negative are forced against the field, और ये अपना एक खुद का फील्ड क्रिएट कर लेते हैं और इनका जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है which is against the direction of external electric field। तो अगर हम किसी मेटल को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल पे या उस मेटल को चार्ज करने का ट्राई करते हैं तो अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने फोर्स किया इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ने अपना पोजीशन बदल दिया, हमारे अगेंस्ट हो गए और हमारे फील्ड को कैंसिल कर दिया बिकॉज़ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। नॉन मेटल में होता है तो नॉन मेटल में नहीं कैंसिल हो पाता बिकॉज़ नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बेचारे। तभी कोई आदमी जेल में बंद है ना, तो गब्बर सिंह मान लो जेलर है और जेलर में गया वो जेल में कैदी को मारा एक थप्पड़, तो क्या कैदी कुछ बोलेगा उसको? कैदी रेप नहीं कर पाएगा ना, बेचारा वो बंधा हुआ है, उसको तो कोई बंधा एक आदमी को बांध दो, उसका हाथ पैर बांध दो, उसको चाहे एक थप्पड़ मारो या दो थप्पड़, वो तो नहीं रेप कर पाएगा। तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाते, बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो जब हम बाउंडेड रहेंगे तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर फ्री हैं तो हम अपोज कर देते हैं। सो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो तुरंत एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करके अपने पोजीशन को बदल के एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। बट नॉन मेटल में क्या होता है, बेचारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको चाहे जैसे फोर्स करो उनको तो फोर्स को झेलना ही पड़ेगा, तो वो कैंसिल नहीं कर पाते। तो फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे देखो मुझे इस E2 को चाहिए, दिस E2 इज व्हाट फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग एरिया। जरा ऑब्जर्व करो ये हमारा चार्ज है, इसमें ये वही चार्ज मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है ds, मैं दो पॉइंट चूज कर रहा हूँ, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A आउटसाइड द कंडक्टर एंड पॉइंट B इनसाइड द कंडक्टर। अब देखो पॉइंट A आउटसाइड है तो इस पे ये जो छोटा वाला ds एरिया ये अपना फील्ड डेवलप करेगा E1 because it is a positive charge, so field because of a positive charge lights are in outward direction। इस पॉइंट पे जो रिमेनिंग एरिया है वो भी ऐसा ही फील्ड डेवलप करेगा like this। फील्ड ऑफ रिमेनिंग एरिया इज व्हाट E2। मैंने क्या किया, ये जो छोटा सा एरिया है ना उसका फील्ड E1 ले लिया एंड फील्ड ऑफ द रिमेनिंग एरिया इज व्हाट E2। सो एट पॉइंट A at any point which is outside the conductor both the fields are in the same direction। तो जो A पे फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A वो क्या है E1 प्लस E2 बिकॉज पॉइंट A इज सिचुएटेड आउटसाइड द चार्ज सरफेस या आउटसाइड दैट कंडक्टर। तो पॉइंट A पे दोनों का फील्ड, ये छोटे एरिया का फील्ड और रिमेनिंग एरिया का फील्ड सेम ही डायरेक्शन में है बिकॉज लाइंस आउटवर्ड जनरेट हो रही हैं। तो इस छोटे वाले के लिए भी वो बाहर की तरफ है पॉइंट A और रिमेनिंग एरिया के लिए भी आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। सो बोथ द फील्ड्स आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन या बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जरा B की बात करो, अब B पे कहानी कैसे होगी? मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, ये सेम चार्ज है, डायग्राम सेम नहीं बन रहा है बिकॉज वो बदल जा रहा है। यहाँ पे वही फिर से छोटा सा एरिया ds है, पॉइंट B की मैं बात करता हूँ बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट्स द इलेक्ट्रिक लाइंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो B पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा E1 एंड E1, लेकिन जो B इस रिमेनिंग चार्ज के रिस्पेक्ट में तो राइट साइड है तो इसका फील्ड तो ऐसे होगा B पे, दिस इज व्हाट E2 एंड E2। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग A at point A both the fields are in the same direction, field due to that small segment and field due to the remaining area, both the fields are in the same direction, that's why net field at A is what E1 plus E2। but point B is what, that point is inside the conductor। so if a point is inside the conductor because of this small segment, because there is a positive charge which has tendency to generate lines, तो राइट साइड पे राइट जनरेट करेगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट जनरेट करेगा, तो ये इधर जनरेट कर रहा है E1 फील्ड लेफ्ट साइड में, बट रिमेनिंग एरिया जो है उसके रिस्पेक्ट में तो B राइट साइड ही है तो इसकी लाइंस राइट साइड में जाएंगी। तो एट पॉइंट B net electric field is what, E1 minus E2 because both the fields are in opposite direction। तो B पे दोनों फील्ड अपोजिट आ रहा है लेकिन A पे दोनों फील्ड्स सेम डायरेक्शन में आते हैं। और जरा देखो B हमारा क्या है, B is what, inside a conductor, inside a conductor, वही फ्री इलेक्ट्रॉन वाला एरिया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाले एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं कर सकता, वो फ्री है, तुरंत हमारे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे फील्ड क्या होता है, जीरो। What we can write, 0 is equal to E1 minus E2, यहाँ से हमको मिल जाएगा E1 is equal to E2, सेकेंड इक्वेशन। हमको एक बात तो मालूम चल गया कि जो ये स्मॉल सेगमेंट का फील्ड होता है उतना ही फील्ड रिमेनिंग एरिया का होता है। अब ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो इतना बड़ा सा चार्ज है तो ये जितना फील्ड डेवलप करेगा दैट स्मॉल सेगमेंट, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट स्मॉल सेगमेंट इज इक्वल टू फील्ड ऑफ द रिमेनिंग एरिया। तो जरा इस पॉइंट की बात करो ना, ये जो पॉइंट है एकदम उस सरफेस के पास में है, क्लियर? तो अगर ये पॉइंट सरफेस के पास में है तो यहाँ पे ये छोटा एरिया ही उतना फील्ड डेवलप कर देता है जितना रिमेनिंग एरिया, बिकॉज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस रिमेनिंग एरिया ये पॉइंट इस रिमेनिंग एरिया का क्लोज नहीं है, ये पॉइंट किसके क्लोज है, उस स्मॉल सेगमेंट के।
तो दैट्स व्हाई फील्ड, तुमको सोचने में लगेगा कि पूरा रूम चार्ज है, तो जितना एक विंडो का फील्ड होगा उतना ही रिमेनिंग एरिया का फील्ड कैसे हो रहा है, बिकॉज जो हम पॉइंट चूज कर रहे हैं वो विंडो के क्लोज है, तो विंडो के क्लोज होने की वजह से वो विंडो का छोटा सा एरिया ही उतना फील्ड डेवलप कर पा रहा है जितना ये रिमेनिंग चार्ज डेवलप कर रहा है। क्लियर? सो फील्ड एट दिस पॉइंट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ ds इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ रिमेनिंग एरिया। अब यहाँ पे जरा देखो, और हमको मालूम है गॉस थ्योरम का जो हमने लास्ट एप्लीकेशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इरेगुलर चार्ज सरफेस, जो हमने गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन किया था। तो पॉइंट ए क्या है, इस इरेगुलर चार्ज सरफेस के जस्ट बगल में है, so the field at point A is what sigma by epsilon naught, which is equal to, in place of E1, मुझे मालूम है E1 E2 की वैल्यू सेम है, जितना छोटा वाला एरिया फील्ड डेवलप कर रहा है उतना रिमेनिंग भी फील्ड डेवलप कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा E2 plus E2 which is equal to 2E2, तो यहाँ से मुझे E2 मिल गया, E2 कितना मिला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मुझे इसी की जरूरत थी, because in the force के एक्सप्रेशन में force acting on that small segment is what, charge of that small segment multiplied by field of remaining area, so field of remaining area or field of this part that I have assumed as E2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, E1 is what, field of ds and E2 is what, field of remaining area। तो ठीक है, अब अपने को E2 मिल गया, E2 कितना मिल गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, थर्ड को ले जाओ किसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में, मुझे इसी थर्ड की तो जरूरत थी, तो हमने यहाँ पे ये दो पॉइंट को ऑब्जर्व करके रिलेट कर लिया कि मुझे E2 की एग्जैक्टली वैल्यू आ कितनी मिली। अब ले जाके E2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या अपना फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको कितना मिलेगा, F is equal to electrostatic force, F is equal to sigma into ds, charge of that small part, into electric field of the remaining area, तो remaining, because वो जो छोटा सा चार्ज है ना वो अपने आप को फोर्स नहीं करता, जैसा मैंने पहले बताया कि तुम अपने आप को फोर्स नहीं करोगे, तुमको कौन फोर्स करेगा पढ़ने के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारा टीचर, तुम अपने आप से थोड़ी ना फोर्स करोगे कि घर पे अपने आप को एक थप्पड़ मारा, बोला मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी, कौन से मुझे नहीं आता, खुद से एक थप्पड़ मारा, नहीं ऐसा होगा, तुमको फोर्स कौन करेगा, टीचर को फोर्स करना पड़ेगा। सो चार्ज अपना लिया, मतलब पढ़ना तुमको है, लेकिन फोर्स किसका, टीचर का फोर्स है, पेरेंट्स का फोर्स है, या जेई का फोर्स है जिसकी वजह से तुम पढ़ रहे हो, तो चार्ज तो तुम्हारा, पढ़ाई तो तुमको करनी है, लेकिन फील्ड तुमको अपना नहीं है, वो अपनी वजह से नहीं पढ़ रहे हो, तुम सराउंडिंग के फोर्स की वजह से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 इज व्हाट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, बस इसी को सिंपलीफाई कर लिया, हमारा फोर्स हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds, दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज सरफेस। एक चार्ज सरफेस अपने आप को ही अगर रिपेल कर रहा है, अब क्यों रिपेल कर रहा है, बिकॉज़ बहुत बड़ा सा चार्ज हो गया, छोटा पॉइंट चार्ज होता तो नहीं फोर्स करता, लेकिन बड़ा सा चार्ज सरफेस है तो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारा ही पार्ट है, ठीक है। तो F is equal to what, sigma square upon 2 epsilon naught into ds, this is force। अब if you are finding force per unit area, इसको मैं अगर ds से डिवाइड कर देता हूँ, F upon ds कर देता हूँ, this is what represented by small f, that is force per unit area, force per unit area। तो small f की वैल्यू क्या हो गया, if you are dividing this by ds, so you will get sigma square upon 2 epsilon naught, this is what force per unit area या force acting per unit area of that small segment, sigma square by 2 epsilon। Now because of this force, मैंने पहले बताया कि जब वो रिपेल करने लगेगा, जैसे मान लो ये हमारा ये irregular charge surface था, ये छोटा सा टुकड़ा है बेचारा ds, अब because of that repulsion ये सब मिलके उसको रिपेल करेंगे, सभी लोग यहाँ पे हैं, मान लो गब्बर सिंह है बेचारा, उसको सभी लोग, गब्बर सिंह तुम कहाँ के हो, हेलो, साउथ इंडिया से क्या गब्बर सिंह, अच्छा ठीक है, तो मान ले यहाँ पे हड्डी है और हड्डी को पूरे सब मुंबई वाले फोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हड्डी बेचारा यहाँ से यहाँ आके यार, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो अंधेरी छोड़ के चले गया, नाला से पारा रहने लगा, क्योंकि अंधेरी सब उसको परेशान कर रहे थे। तो ये जो छोटा सा एरिया था ना, ये ऐसे है तो इसी का पार्ट, ये पूरा इसी चार्ज सरफेस का पार्ट है, लेकिन बेचारा क्या इतना बड़ा चार्ज है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हीं का पार्ट है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ये यहाँ से यहाँ खिसक गया, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय dx। अब ये डिस्प्लेस्ड हो गया तो इन्होंने इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो चार्ज सरफेस है ना, जब कोई भी मेटल लोगे उसको चार्ज कर थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, तो अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, वही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो दिस स्मॉल एरिया इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू हियर, ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, so because of that displacement whatever work is done, whatever electrical
वर्क इज डन, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जरा वर्क निकालो यहाँ पे, तो वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा क्या है, स्मॉल सेगमेंट पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इसमें थोड़ा सा dx से डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये यहां से निकल के यहां पे चले गया, क्लियर। तो फोर्स क्या, ऐसा नहीं ये दिखाने में इतना बड़ा है, वहां पे बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो F इज इक्वल टू क्या, जो मैंने अभी जस्ट डिराइव किया, सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds इनटू dx। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, ds क्या है, एरिया, और dx क्या है उसका लेंथ। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इनटू लेंथ हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम। तो ये हमारा वर्क हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv, एरिया लेंथ। तो सिलेंडर का एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने dv लिख दिया। दिस इज व्हाट वर्क डन ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट। So work is equal to sigma square upon 2 epsilon naught into dv, where dv is volume. dv is what? Volume. तो अब ये हमारा वर्क हो गया, मतलब टोटल एनर्जी। सो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 epsilon naught into dv. If you are finding energy density, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया निकाला, वैसे यू कैन फाइंड एनर्जी डेंसिटी, तो डिवाइडेड बाय dv, एनर्जी डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। तो U क्या होगा, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको dv से डिवाइड कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। जो फोर्स पर यूनिट एरिया था ना, वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। मतलब वो चार्ज अपने आप को रिपेल करेगा, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, इसको यहां पे पुट कर दो, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर की जगह व्हाट यू कैन राइट, sigma epsilon naught square into e square divided by 2 epsilon naught, 1 epsilon naught is cancelled. So what expression we are going to get for energy density, half epsilon naught e square. This is what expression of energy density on a charged surface. तो अगर बड़ा सा चार्ज सरफेस चार्ज रहता है तो अपने आप को अपने छोटे छोटे पार्ट्स को रिपेल करने लगता है, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, एंड ड्यू टू दैट एक्सपेंशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड। Clear? So this way you can find the electrostatic force acting on a charged surface if a charge is going to repel itself. वो चार्ज अपने पार्ट बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को रिपेल करने लगता है। हेलो, बोर्ड दिख रहा है क्या? तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। यहाँ पे गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया। मैंने लास्ट क्लास में जो वैसे ऐसे क्वेश्चन बताए थे जहाँ पे सॉलिड एंगल मान लो क्लोज्ड सरफेस ना हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस है तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज है हम उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर मान लो क्लोज सरफेस नहीं है सो देन सॉलिड एंगल के बेसिस में हम निकाल पाएंगे कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है। यहाँ पे हमारा गॉस कितने बजे अभी आ गया क्या? आवाज किसकी है? गब्बर सिंह गया क्या है? नहीं हाँ ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं एक बार उसको जो डिस्कस किया था, सपोज अगर ऐसा है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q एंड हियर इज अ चार्ज स्फीयर, ऐसा इस टाइप से। अब गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया विच इज ऑफ रेडियस r। यहाँ समझो एक ऐसा एक डिस्क है इस टाइप से, दिस डिस्क इज ऑफ रेडियस r एंड दिस पार्ट इज 2r। नाउ यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस डिस्क। यहाँ पे जो मैंने डिस्क एज्यूम किया है या जो डिस्क रखा हुआ है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा।
तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा का पूरा फ्लक्स इससे पास नहीं होने वाला है, बिकॉज द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस चार्ज इज लाइक दिस, सो द टोटल फ्लक्स इज नॉट पासिंग थ्रू दैट डिस्क। उस डिस्क से एक स्मॉल पार्ट या स्मॉल फ्लक्स ही पास करेगा। सो हाउ टू फाइंड दैट द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस डिस्क? हम क्या करेंगे, इसको एक सर्कल एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे समझो ऐसा, तब सर्कल ऐसा एज्यूम करेंगे, ये सर्कल का पार्ट हो जाए दिस वे, ऐसा एज्यूम कर लो, एक क्लोज्ड, अभी हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है। तो ये जो पूरा का पूरा क्लोज्ड सरफेस होता है वो सेंटर पे कितना एंगल, कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, 4 पाई इफ कंप्लीट सरफेस इज देयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको जिस डिस्क में से फ्लक्स पास करना है वो डिस्क यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज को कवर ही नहीं कर रहा है, अपने को केवल इतने के लिए फाइंड करना है, द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पार्ट ओनली, बिकॉज़ डिस्क से जो लाइंस निकलेंगे वो इसी पार्ट से पास करेंगी। तो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पार्ट। So first you have to find the solid angle, ये जो इतना solid angle बना रहा है उसको हम find करेंगे। तो यहाँ पे थीटा निकालो, this is angle is what, theta. How you can get this cos theta? So cos theta is equal to what? Adjacent, that is 2r upon hypotenuse. Hypotenuse कितना हो जाएगा, root of 5r, because this part is 2r, adjacent is 2r, opposite is r. So you can find the hypotenuse. Hypotenuse कितना आ जाएगा, root of 4r square plus r square, so you'll get root of 5r. So cos theta is what, 2r by root of 5r. So cos theta is 2 by root of 5. Then you can find the solid angle. ये जो solid angle subtend करेगा ये वाला डिस्क, तो इसके लिए solid angle हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा सॉरी ओमेगा डैश, the solid angle which is formed by this small segment of the curved surface. तो ये कितना होता है, फॉर्मूला 2 pi 1 minus cos theta, so it is 2 pi and 1 minus cos theta मैंने निकाल लिया 2 by root of 5. This is what the solid angle. तो अपने को मालूम है टोटल जो 4 पाई होता है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल था, पूरा का पूरा सर्कल नहीं स्फीयर है, ड्यू टू अ कंप्लीट क्लोज्ड स्फीयर, टोटल एंगल इज व्हाट 4 पाई। तो 4 पाई से फ्लक्स कितना होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट एंगल से कितना होगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ ड्यू टू दिस सिग्मा ओमेगा डैश द न्यू सॉलिड एंगल, ये जो इसका जो सॉलिड एंगल यहाँ पे है, दैट सॉलिड एंगल इज व्हाट 2 पाई 1 माइनस 2 बाय रूट ऑफ 5। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 pi epsilon naught this sigma dash। तो अभी हमारा जो फ्लक्स है, the flux which is passing through this part, that is phi dash, तो phi dash का हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, q upon 4 pi epsilon naught and this solid angle 2 pi 1 minus 2 by root of 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा, 2 pi 2 pi is cancel, you will get q upon 2 epsilon naught 1 minus 2 by root of 5। So this way, ये हमारा जो पूरा closed Gaussian surface था, so this closed Gaussian surface total flux is what, total charge enclosed within that Gaussian surface divide by epsilon naught। बट यहाँ पे हमको जो पूछा हुआ था उसने एक छोटा सा डिस्क दे दिया है और पूछ कर रहा है कि find the flux which is passing through this disk। तो इस डिस्क से सारा का सारा फ्लक्स नहीं जाने वाला है, तो हमको मालूम है ये जो टोटल कर्व सरफेस, टोटल स्फेरिकल सरफेस था, इट इज फॉर्मिंग अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई एट द सेंटर। तो इसका देख लेते हैं ये कितना बनाएगा, फिर हम यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं। अब मान लो इस डिस्क का लोकेशन चेंज कर देते हैं या उसका एरिया भी चेंज कर देते हो, इसको डिस्क को थोड़ा क्लोज रख दिया। सेकंड केस, मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है q and the disk is placed here, this disk is of radius r and separation is r। now you have to find the flux passing through this disk। तो अभी भी जो चार्ज की टोटल लाइंस होंगी, the total field developed due to this point charge is not passing through that disk, पूरा का पूरा डिस्क तो जा ही नहीं रहा है, क्लियर। सो अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करना होता तो हम आसानी से लिख देते q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यू जस्ट हैव टू फाइंड द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस डिस्क। तो क्या करने का, एक सर्कल एज्यूम करो, वो सर्कल जो इस डिस्क को कवर करते हुए जाए दिस वे, ठीक है। तो assume a spherical Gaussian surface, now you have to find the total lines which are passing through this disk is nothing but the total flux which is passing through this part। उसके पीछे से जो हमारा सरफेस का पार्ट है इसका ही फ्लक्स अपने को फाइंड करना है। तो फिर से क्या करो, टोटल जो सॉलिड एंगल होगा एट द सेंटर ऑफ द सरफेस इज 4 पाई। नाउ फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिस्क। सो फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे पहले इसका हाफ एंगल थीटा। सो cos थीटा निकाल लो। सो cos थीटा इज व्हाट, adjacent that is r upon hypotenuse। hypotenuse कितना आएगा, √2r। so what we are going to get 1 upon √2, that is pi by 4। अब find the solid angle omega dash, solid angle due to this curve part, ये जो हमारा curve part है इसका solid angle कितना है, omega dash। so omega dash is what,
2 पाई 1 माइनस cos थीटा, तो 2 पाई 1 माइनस cos थीटा इज व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ 2. So this is what the solid angle at the center of this कर्व पार्ट. ये समझो वो आइसक्रीम पे जैसा कोन बना हुआ है, तो उसके सेंटर पे इतना सॉलिड एंगल बना रहा है. अब हमको यूनिटरी मेथड की क्या यूज, तो टोटल 4 पाई के लिए टोटल फ्लक्स क्या है q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यूनिट के लिए क्या हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ फिर दिस ओमेगा डैश q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा डैश. दिस इज व्हाट द फ्लक्स फाई डैश. तो फाई डैश इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई 4 पाई है ना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा डैश ओमेगा डैश. तो ओमेगा डैश कितना सॉलिड एंगल, दैट इज 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2. 2 पाई इज कैंसल. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व पार्ट इज व्हाट 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 2. तो अगर कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस नहीं है, एक फ्रैक्शन एक छोटा सा क्लोज्ड कर्व सरफेस है, to find the flux which is passing through this small curve surface, तो उसका देख लो यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बना रहा है. सॉलिड एंगल के लिए हम पहले क्या देखेंगे कि हाफ एंगल कितना है. हाफ एंगल से cos थीटा निकाल लेंगे. once you can get cos theta you can find the solid angle, that sigma omega dash. यार मैं बार-बार सिग्मा omega dash is what 2 pi 1 minus cos theta, and cos theta is what 1 by root 2. from this triangle you can find that cos theta. तो this theta is what half angle. हाफ एंगल से हम सॉलिड एंगल निकाल लेंगे. ये जो कर्व पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है. once you can get that solid angle then you can find the flux, because total solid angle कितना होता है 4 पाई. तो 4 पाई से टोटल फ्लक्स पास कर रहा है, that is q by epsilon naught. then find the flux which is passing through because of this curve surface. अब इसी सिमिलर वे में मान लो अगर एक कोन के जैसा होता है, आइसक्रीम का कोन होता है वैसा, there is a surface of this shape. ठीक है, ऐसा और ऐसा सिलेंड्रिकल शेप है. ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये L लेंथ का है और इसका रेडियस R. अब यहाँ पे बोला है इससे फ्लक्स बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब इसकी कितनी लाइंस ऐसे जाएंगी. तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हमको हाफ एंगल निकालना पड़ेगा. हाफ एंगल ये पार्ट होगा, दिस एंगल इज व्हाट थीटा. तो ये थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल अपना ऐसे बन रहा है. दिस टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट L. तो ये कितना हो जाएगा L by 2. दिस इज R. तो दिस पार्ट इज व्हाट L square by 4 plus R square. So you can get cos theta. Cos theta is what adjacent, that is L upon 2 root of L square by 4 plus R square. Now you can get solid angle. Solid angle is what 2 pi 1 minus cos theta L upon 2 root of L square by 4 plus R square. Now the flux phi dash is what q upon 4 pi epsilon naught into this omega dash. तो सिमिलर ये सिलेंडर के सेंटर पे चार्ज रखा था. अब इस सिलेंडर के एक ये जो सर्कुलर शेप है उससे कितना फ्लक्स पास करा है. तो फर्स्ट फाइंड यहाँ से कैसा एज्यूम कर लो गॉसियन सरफेस. अब उस देख लो यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है. तो हाफ एंगल फाइंड करो, दैट इज cos थीटा. once you can get cos थीटा you can get the solid angle. once you can get solid angle तो टोटल 4 पाई के लिए q by epsilon naught था, तो इस सिग्मा ओमेगा डैश के लिए कितना हो जाएगा phi डैश. तो फ्लक्स व्हिच इज